अध्याय 9 अदृश्य आवाजों का टापू। और अब हवाएं पश्चिम से आने लगीं और हर सुबह जब समंदर के बीच से सूरज उगता तो बोर का राही ठीक उसके सामने होता। यहाँ सूरज नार्निया के मुकाबले कहीं बड़ा लगता था और वे धीमी लेकिन लगातार बहती हवा के साथ चलते रहे। इस दौरान ना तो उन्हें कोई और पक्षी दिखा, न मछली और न जहाज न किनारा। राशन फिर से कम पड़ने लगा और धीरे धीरे उनके मन में ये बात बैठने लगी कि शायद वे ऐसे समुंदर में आ पहुंचे थे जिसका कोई अंत ना था। लेकिन जब वह आखिरी दिन आ पहुंचा, जब वे पूर्व की ओर बढ़ सकते थे, तो बोर होने पर ठीक सामने उनके और सूरज के बीचों बीच बादल की तरह नीचे आई जमीन दिखाई दे रही थी। दोपहर बाद उन्होंने उस टापू की खाड़ी में लंगर डाला और किनारे उतर गए। अब तक के टापुओं से ये जमीन बिल्कुल फर्क थी, क्योंकि जब उन्होंने रेतीला किनारा पार कर लिया तो सारे में वीराना था, जैसे वहां कोई न रहता हो। लेकिन उनके ठीक सामने घास के खूबसूरत समतल मैदान थे, ढेरों पेड़ थे और सभी एक दूसरे से बराबर की दूरी पर थे और कहीं भी टूटी टहनियां या सूखे पत्ते ना गिरे थे। कभी कभी कबूतर के गुटरगू सुनाई दे जाती थी, लेकिन और कोई आवाज ना थी। थोड़ी देर में वे एक लंबे रेतीले और सीधे रास्ते पर पहुंच गए, जिस पर घास का एक भी तिनका ना था और दोनों ओर पेड़ थे। इन पेड़ों ढके रास्ते के अंत में उन्हें एक घर की झलक मिली जो काफी लंबा था और सिलेटी पत्थरों का बना था और दोपहर की ढलती धूप में चुपचाप खड़ा था। इस रास्ते पर चलना शुरू करते ही लूसी को लगा कि उसके जूतों में कोई कंकड़ घुस गया था। उस अनजान जगह में सही रहता कि वह दूसरों को रुककर इंतजार करने को कहती जब तक कि वह कंकड़ निकाल रही थी, लेकिन उसने नहीं कहा। वह बस चुप से रुकी और बैठकर जूता उतारने लगी। तस्मे में गांठ पड़ गई थी। जब तक उसने गांठ खोलकर जूता उतारा और कंकड़ निकालकर वापस पहना, तब तक बाकी लोग इतनी दूर जा चुके थे कि उनकी आवाज तक ना आ रही थी। लेकिन तुरंत ही उसे कुछ और सुनाई दिया। ये आवाज घर की ओर से नहीं आ रही थी। जो उसने सुनी वह धप-धप की आवाज थी। यूं लगा जैसे दर्जनों मजदूर जमीन को बड़े बड़े लकड़ी के हथौड़ों से पीट रहे थे और वह आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। वह उस पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, तो वह अब बस उसके साथ चिपक कर बैठी रही। धप धप धप। और वह जो कुछ भी था बेहद पास था, क्योंकि अब तो जमीन भी थरथरा रही थी, लेकिन कोई दिखाई ना दे रहा था। उसने सोचा कि वह चीज या चीजें उसके ऐन पीछे होंगी, लेकिन फिर उसने ठीक सामने से धप की आवाज सुनी। वह जानती थी कि आवाज रास्ते से आई थी, क्योंकि साथ ही रेत यूं बिखर गई जैसे कि उसमें डंडा मारा गया हो, लेकिन मारने वाला तो दिखाई ना दे रहा था। फिर वे सभी धप धप की आवाजें आपस में जुड़ गईं और उससे लगभग 20 फुट दूर अचानक चुप हो गईं। फिर वह आवाज बोली। ये सब बहुत भयानक इसलिए था कि वह अभी भी बोलने वालों को देख नहीं सकती थी। वह पूरा देश देखने में किसी पार्क जैसा अभी भी वीरान और सुनसान था। फिर भी उससे कुछ फुट दूर एक आवाज बोली, और वह ये बोली, दोस्तों, यही मौका है। तुरंत कई आवाजों ने जवाब दिया, सुनो, इसकी सुनो, यही मौका है। चीफ, क्या खूब कही। सबसे बड़ा सच तो अब बोला। सुनो, पहली आवाज ने बोलना जारी रखा, उनके और उनकी कश्ती के बीच मोर्चा संभालो और हर सूरमा अपने हथियार संभाले। जब वे वापस कश्ती में बैठने लगे तब उनको धर लो। हाँ, यही तरीका है, बाकी सब आवाजें चिल्लाईं। चीफ, ऐसा बढ़िया प्लान तो पहले कभी ना बना। लगे रहो चीफ, इससे बढ़िया प्लान तो हो ही नहीं सकता। तो जोश से दोस्तों, जोश से, पहली आवाज बोली। चलो चलें। तुरंत ही धप धप की आवाजें होने लगीं, पहले बहुत ऊंची और फिर धीरे धीरे मध्यम होती गईं, जब तक कि समंदर की ओर जाते हुए वे ओझल ना हो गईं। लूसी जानती थी कि बैठकर हैरान होने का वक्त नहीं था कि ये अदृश्य जीव कौन थे। जैसे ही धप धप की आवाजें सुनाई देना बंद हुई, वह उठी और तेजी से आगे भागी, क्योंकि हर कीमत पर बाकियों को सावधान करना था। जब तक ये सब हो रहा था, बाकी उस लंबे घर तक पहुंच चुके थे। वह घर नीची इमारत था, सिर्फ 2 मंजिला, सुंदर हल्के रंग के पत्थर का बना। कई खिड़कियां थीं और काफी दीवारें आईवी की बेल से ढकी थीं। सब कुछ इतना ठहरा हुआ था कि यूस्टोस बोला, मुझे लगता है कि ये खाली है। लेकिन कैस्पियन ने बिना बोले चिमनी की ओर इशारा किया, जिसमें से धुआं निकल रहा था। उन्होंने एक चौड़ा गेट खुला पाया और वे उसमें से होते हुए पत्थरों के फर्श वाले खुले दलान में पहुंच गए। और यहाँ उन्हें पहला सबूत मिला कि उस टापू पर कुछ अजीब था। दलान के बीचों बीच हैंडपंप था और उसके नीचे एक बाल्टी। इसमें कुछ अजीब ना था, लेकिन पंप का हैंडल अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था।
जबकि उसे चलाने वाला कोई ना था। यहाँ कुछ जादू चल रहा है, कैस्पियन बोला। मशीनें, यूस्टोस बोला। आखिरकार हम किसी सभ्य देश में आ पहुंचे हैं। उसी पर लूसी पसीने पसीने और हांफते हुए उनके पीछे दलान में आ पहुंची। धीमी आवाज में उसने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसने क्या सुना था, और जब उन्हें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया तो उनमें से सबसे बहादुर भी खुश नहीं लग रहे थे। अदृश्य दुश्मन, कैस्पियन बड़बड़ाया, और हमें यहाँ से जाने भी ना देंगे। ये तो टेढ़ी खीर है। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वे किस तरह के जीव है, लियो? एडमंड ने पूछा। कैसे एड, जब मैं उन्हें देख ही नहीं पाई? क्या वे अपने कदमों की आवाज से हम जैसे इंसान लगते थे? मुझे कदमों की आवाज नहीं सुनी, सिर्फ आवाजें, और वह भयानक धप धप और धम धम जैसी, जैसे कि हथौड़े। मैं सोच रहा हूँ, रिपिचीप बोला, कि जब उनमें कटारी उतार दो तब क्या वे दिखाई देने लगते हैं? लगता है हमें पता लग ही जाएगा, कैस्पियन बोला। लेकिन इस गेट से तो निकले। उस पंप पर कोई खड़ा हमारी सारी बातें सुन रहा है। वे बाहर निकले और वापस पेड़ों की आड़ में खड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फायदा है, यूस्टोस बोला। अदृश्य लोगों से छिपना, वे तो हमारे चारों ओर हो सकते हैं। हाँ तो ड्रेनियन, कैस्पियन बोला। कैसा रहे यदि कश्ती से वापस जाने का इरादा छोड़ें, खाड़ी के दूसरे हिस्से में जाएं और भोर के राही को सिग्नल करें कि वह हमें नई जगह से उठा ले। सरकार, जहाज इतना अंदर तक नहीं आ सकता, गहराई नहीं है। हम तैर कर चले जाएंगे, लूसी बोली। आप सभी राजा राजकुमार सुने, रिपिची बोला। मैं कहता हूँ कि किसी अदृश्य दुश्मन से छिपना और बचने की सोचना भारी गलतफहमी है। यदि वे जीव हमसे युद्ध करना चाहते हैं तो यकीन रखिए कि वे कामयाब होंगे। और जो भी हो, मैं चाहूंगा कि आमने सामने मुकाबला हो, बजाय कि वो मुझे पीछे पूंछ से पकड़ ले। मैं तो रीप के साथ हूँ, एडमंड बोला। लेकिन जब रिंस और बाकी लोग हमें युद्ध करते देखेंगे तो कुछ तो कर सकेंगे, लूसी बोली। लेकिन वे हमें युद्ध करते तो देखेंगे ना, जब तक कि उन्हें दुश्मनी ना दिखाई देगा, यूस्टोस ने दुख से कहा। वे सोचेंगे कि हम मजे के लिए तलवार हवा में चला रहे हैं। कुछ देर सब परेशानी में चुप रहे। तो चलो, आखिर को कैस्पियन बोला, काम शुरू करें, चलकर उनका मुकाबला करें। सब हाथ मिलाए। लूसी, कमान खींचो, बाकी सब तलवारें निकाल लें और चलो, शायद वे बात करेंगे। रेत की ओर चलते हुए सभी मैदान और पेड़ बेहद शांत लग रहे थे, लेकिन सब कुछ अजीब था। और जब वे वहां पहुंचे और कश्ती को वहीं पड़े देखा जहां उसे छोड़ दिया था, और सारा रेत वैसा का वैसा सपाट, तो कईयों को शक हुआ कि कहीं लूसी ने वैसा कल्पना में तो नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह रेत पर पैर रखते, हवा में से एक आवाज बोली, एक कदम भी आगे नहीं, मालिक लोग, एक कदम भी आगे नहीं। पहले हम बात करेंगे। हम 50 और उससे ज्यादा हैं, हर कोई हथियार से लैस। इसकी सुनो, इसकी सुनो, बाकी आवाजें एक साथ कोरस में बोली। ये हमारा चीफ है, वह सच कहता है। मुझे ये 50 सूरमा दिखाई नहीं दे रहे, रिपी चीफ बोला। सही है, सही है, चीफ की आवाज आई। तुम हमें नहीं देख सकते। और क्यों? क्योंकि हम अदृश्य हैं। बोलते रहो चीफ, बोलते रहो, कोरस में आवाजें बोली। तुम एकदम किताब की तरह बोलते हो, इससे बेहतर जवाब इन्हें मिल ही नहीं सकता। चुप रहो रीप, कैस्पियन बोला, और फिर ऊंची आवाज में कहा, तुम अदृश्य लोग हमसे क्या चाहते हो, और हमने क्या किया है कि तुम्हें हमसे दुश्मनी है? हमें वह चाहिए जो छोटी लड़की हमारे लिए कर सकती है, चीफ की आवाज बोली। बाकी बोले कि वे भी यही कहते। छोटी लड़की, रिपी चीफ बोला, ये तो रानी साहिबा है। हम रानियों के बारे में नहीं जानते, चीफ की आवाज बोली, पर हम वही चाहते हैं जो वह कर सकती है। क्या? लूसी ने पूछा। और यदि वह रानी साहिबा की शान या सुरक्षा के विपरीत हुआ, रिपी चीफ बोला, तुम ये देखने के लिए जिंदा रहोगे कि हम मरने से पहले कितना मार सकते हैं। ठीक है, चीफ की आवाज बोली। कहानी लंबी है, मान लो कि हम सभी बैठ जाएं। बाकी आवाजों ने इस सुझाव का स्वागत किया, लेकिन नार्निया के लोग तो खड़े रहे। ठीक है, चीफ की आवाज बोली। ऐसा है कि न जाने कब से ये टापू एक महान जादूगर की जायदाद है, और हम सभी एक तरह से उसके नौकर थे। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए, इस जादूगर ने हमसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो हमें अच्छा नहीं लगा। और क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी। तो वह जादूगर भयंकर क्रोध में आ गया, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि वह इस टापू का मालिक था और उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। बहुत ही भयानक क्रोध में
वह ऊपर गया, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि वह अपनी सभी जादू की चीजें ऊपर रखता था और हम नीचे रहते थे। तो मैं कह रहा था कि वह ऊपर गया और हम सब पर मंत्र डाल दिया, ऐसा मंत्र जिससे हम सभी भद्दे दिखने लगे। यदि तुम हमें इस हालत में देखो और शुक्र मनाओ कि नहीं देख सकते, तो तुम भी सोच नहीं सकते कि हम उस मंत्र से पहले कितने सुंदर थे। बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते। तो फिर हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे को भी इतना भद्दा देख नहीं सकते थे। तो फिर हमने क्या किया? ठीक है, मैं बताता हूँ कि हमने क्या किया। हमने इंतजार किया कि दोपहर में ये महान जादूगर जरूर सो जाएगा, और फिर हम दबे पांव ऊपर गए और शेख चिल्ली की तरह उसकी जादू की किताब खोल ली, और हम खुद ही अपने भद्देपन का इलाज कर लेंगे। लेकिन हम सब पसीना पसीना हो गए और थर थर कांप रहे थे। और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? और विश्वास करो ना करो, मैं तो बता रहा हूँ कि हमें उस भद्देपन के मंत्र का कोई तोड़ ना मिला। और एक तो वक्त गुजरा जा रहा था और हम डर रहे थे कि बूढ़ा कभी भी जग जाएगा। मैं तो पसीने में लथपथ था, और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? तो ठीक है, लंबी कहानी को छोटा करते हुए, चाहे कि हमने ठीक किया या गलत किया, आखिर में ओझल मंत्र दिखाई दिया, और हमने सोचा इतना भद्दा लगने से तो बेहतर है कि दिखाई ना ही दे। और क्यों? क्योंकि हमें वैसा अच्छा लगा। तो मेरी प्यारी लड़की, जो तुम्हारी छोटी लड़की की उम्र की है और इतनी प्यारी थी बद्धी होने से पहले, लेकिन अब कम बोलो, सुखी रहो। मैं कहता हूँ कि मेरी प्यारी बच्ची ने मंत्र बोला, और मंत्र तो सिर्फ जादूगर या छोटी लड़की ही बोल सकते हैं, वरना वह चलेगा नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि वरना कुछ नहीं होगा। तो मेरी क्लिप्सी ने मंत्र बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि वह बहुत सुंदर बोलती है, और आन की आन में हम सब अदृश्य हो गए। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि एक दूसरे को ना देख पाना बड़ा अच्छा लगा। शुरू में तो ऐसा ही था, लेकिन लंबी बात मानो या छोटी, हम इंसान हैं और अब अदृश्य होने से तंग आ चुके हैं। और एक और बात, हमने ये सोचा ही ना था कि वह जादूगर भी अदृश्य हो जाएगा, लेकिन तब से हमने उसे भी नहीं देखा। तो हम नहीं जानते कि वह मर गया या चला गया, या वह सिर्फ ऊपर ही बैठा है अदृश्य होकर, या नीचे आकर अदृश्य है। और विश्वास करो, उसके कदमों की आवाज सुनना बेकार है, क्योंकि वह हमेशा ही नंगे पैर चलता था और किसी बड़े शेर की तरह ही आवाज नहीं करता। और मैं आप सब मेहरबानों को सीधे बता रहा हूँ कि अब ये सब हमसे झेला नहीं जा रहा है। चीफ आवाज की ये कहानी थी, लेकिन मैंने इसे छोटी कर दी, क्योंकि जो बाकी ने दोहराया वह मैंने काट दिया। असल में वह 6 या 8 शब्द बोलता था, और बाकी सब वही दोहराने लगते थे, जो नार्निया वालों को बेसब्रा और गुस्से से पागल किए दे रहा था। जब कहानी खत्म हो गई तो काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। लेकिन लूसी आखिर में बोली, इसका हमसे क्या लेना देना? मुझे समझ नहीं आया। क्यों? भगवान मदद करे कि मैं तो असली बात बताना ही भूल गया, चीफ की आवाज बोली। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बाकी आवाजें जोश में चिल्लाईं। इससे बेहतर और ढंग से तो कोई और ना भूल पाता। लगे रहो चीफ, लगे रहो। ठीक है, दोबारा तो कहानी बताने की जरूरत नहीं, चीफ की आवाज बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं, कैस्पियन और एडमंड ने एक साथ कहा। ठीक है, तो छोटी सी बात है, चीफ की आवाज बोली। हम कब से एक छोटी सी लड़की का इंतजार कर रहे हैं, जो दूर देश से आएगी, जैसे कि तुम गुड़िया, जो ऊपर जाकर जादू की किताब खोलेगी और ओझल मंत्र का कार्ड ढूंढ कर बोलेगी। और हमने कसम खाई थी कि जो पहले अजनबी इस टापू पर उतरेंगे, जिनके पास छोटी लड़की भी होगी, हम उन्हें जिंदा न जाने देंगे जब तक कि वे हमारी मदद ना करे। और इसलिए मेहरबान लोगों, यदि तुम्हारी लड़की ने हमारा मंत्र न काटा, तो ये हमारा दुख भरा कर्तव्य है कि तुम सभी के गले काट दिए जाएं। काम के सिलसिले में ऐसा भी हो जाता है, समझ रहे हो? तो और बुरा तो नहीं मानोगे, है ना? मुझे तुम्हारे हथियार नहीं दिख रहे हैं, रिपीची बोला। क्या वे अदृश्य हैं? शब्द उसके मुंह से निकले भी थे कि जोर से सनसनी आवाज आई, और अगले ही पल एक भाला पीछे के पेड़ में जा घुसा, और अब भी सनसना रहा था। वो हमारा भाला है ना? चीफ की आवाज आई। हाँ, है ना चीफ, बिल्कुल है, बाकी बोले। इससे बेहतर कौन कह सकता है? और वह मेरे हाथ से चला था, चीफ की आवाज बोली। जब हथियार हमारे हाथ से छूट जाते हैं तब दिखाई देने लगते हैं। लेकिन ये तुम मुझसे क्यों करवाना चाहते हो? लूसी ने पूछा। तुम्हारे अपने लोगों में से क्यों नहीं? तुम्हारे यहाँ छोटी लड़कियां नहीं है क्या? हम नहीं, हम नहीं,
सभी आवाजें बोली, हम दोबारा ऊपर नहीं जाएंगे। दूसरे शब्दों में, कैस्पियन बोला, तुम इस लड़की को उस खतरे में डाल रहे हो जिसमें तुम अपनी बहनों और बेटियों को नहीं डालोगे। सही है, सही है। इससे बेहतर तो तुम कह ही नहीं सकते थे। वाह, तुम तो पढ़े लिखे लगते हो। ये तो कोई भी देख सकता है। इससे ज्यादा हिमाकत। और एडमंड ने बोलना शुरू किया, लेकिन लूसी ने बात काट दी। मुझे ऊपर दिन में जाना होगा या रात को? ओह, दिन में यकीनन, चीफ की आवाज बोली। रात को नहीं, वह करने को तुम्हें कोई नहीं कह रहा। रात को ऊपर जाना, ओह ठीक है, फिर मैं कर दूंगी, लूसी बोली। फिर उसने दूसरों की ओर मुड़कर कहा, मुझे रोकने की कोशिश ना करो। देख नहीं रहे कि कोई और चारा नहीं। वहां इन जैसे दर्जनों हैं। हम इनसे नहीं लड़ सकते। और दूसरे तरीके से कोई तो चांस है। लेकिन जादूगर? कैस्मियन को बहुत फिक्र थी। पता है, लूसी बोली, लेकिन हो सकता है कि वह इतना बुरा ना हो जितना ये कह रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ खास बहादुर नहीं? रोशन दिमाग तो नहीं है, यूस्टोस बोला। देखो ल्यू, एडमंड बोला, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। रीप से पूछो, मुझे यकीन है कि वह भी यही कहेगा। लेकिन ये तो मेरी और तुम सबकी जान बचाने के लिए है, लूसी बोली। मैं खुद नहीं चाहती कि अदृश्य तलवारें मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें। रानी साहिबा ठीक कहती हैं, रिपीचीप बोला। यदि हमें भरोसा हो कि हम युद्ध करके इनकी जान बचा लेंगे, तब तो हमारा काम साफ था। मुझे लगता है कि कोई और रास्ता नहीं। और जो वे रानी साहिबा को करने के लिए कह रहे हैं, उससे इनकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी। बल्कि ये एक पवित्र और साहसिक काम है। यदि रानी साहिबा के मन में जादूगर का खतरा उठाने की बात है, तो मैं उनका विरोध न करूंगा। क्योंकि किसी ने भी रिपीचीप को भयभीत न देखा था, वह ये सब बिना शर्माए कह सकता था। लेकिन लड़के, जिन्हें अक्सर डर लगा रहता था, शर्म से लाल हो गए। फिर भी बात इतनी तर्क भरी थी कि उन्हें मानना ही पड़ा। जब उनका फैसला सुनाया गया तो अदृश्य लोगों ने काफी ऊंचे ऊंचे स्वर में खुशी का इजहार किया और तालियां बजाईं। और चीफ की आवाज ने सभी नार्नियावासी को दावत पर बुलाया और उनके साथ रात ठहरने का न्योता दिया। यूस्टोस तो ये न्योता स्वीकार करने को राजी ही ना था, लेकिन लूसी ने उसे समझाया। मुझे विश्वास है कि ये धोखा नहीं देंगे। ये उस तरह के बिल्कुल नहीं है। बाकी भी लूसी से सहमत थे। तो ढेरों धप धप की आवाजों के साथ वे वापस घर की ओर चल दिए। जब वे पत्थरों वाले दलान में पहुंचे तो ये आवाजें और जोर से गूंजने लगीं।